गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पेट्रियार्की के विषय में। व्हाट इज़ पेट्रियार्की? पेट्रियार्की क्या है? सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का क्या मतलब है? पेट्रियार्की जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द पेट्रियार्क से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सारी की सारी पावर्स जो हैं वो मेल पर्सन के पास होती हैं, मैन के पास होती हैं। मेल पावर इन ए पेट्रियार्ची कैन बी फाउंड एट फैमिली, कम्युनिटी एंड सोशल लेवल। इन तीनों लेवल्स पर ही मेल पावर की डोमिनेंसी पाई जाती है, देखी जा सकती है। अब आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है: अ सोशल सिस्टम इन विच पावर इज हेल्ड बाय मैन थ्रू कल्चरल नॉर्म्स एंड कस्टम्स दैट फेवर मैन एंड विदर्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वुमेन। एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसके अंदर सारी की सारी पावर्स मैन के पास होती हैं, चाहे वो कल्चरल नॉर्म्स हो, कस्टम्स हो, रीति रिवाज हो, कुछ भी हो, जहाँ पर स्त्री को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता, उसे सबसे दूर रखा जाता है, वंचित रखा जाता है। अब इसके बाद आता है पेट्रियार्ची इज अ पैटर्न ऑफ सोसाइटी और अ सिस्टम ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द फादर और सीनियर मेल एंजॉयज बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली। यानी इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कि एक ऐसा सोसाइटी का जो पैटर्न है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहलाता है, या सिस्टम जिसके अंदर पूरे सामाजिक व्यवस्था का जो दारोमदार है उसका पूरा जिम्मेदारी फादर पर होती है, यानी सीनियर मेल पर्सन जो घर का बड़ा हेड ऑफ द फैमिली होता है, उस पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की। इसकी क्या विशेषताएं, क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दर्शाती हैं? तो सबसे पहली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली जो है वो है कि पेट्रियार्चल सिस्टम में मैन सारे डिसीजन लेता है, चाहे वो परिवार के हों या सोसाइटी से संबंधित हों। सेकेंड आता है मैन होल्ड ऑल पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जितनी भी पोजीशंस हैं समाज में, घर में, वो सारी की सारी मैन के पास होती हैं। मैन आर कंसिडर्ड सुपीरियर। मैन को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है, मैन को ऐसा माना जाता है कि ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज़ द सुपीरियर। सारी पावर्स उसी के पास हैं, सब उसी का कहा माने। मैन आर कंसिडर्ड विद आइडेंटिफिकेशन। कुछ पहचान है जिनके आधार पर मैन को कंसिडर किया जाता है, जैसे उसमें आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल, फोर्सफुलनेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक, रेशनैलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ये सारी फीचर्स उसके अंदर इमेजिन की जाती हैं, देखी जाती हैं। The center of activity and progression to move the society forward will be on man in a patriarchal system। क्योंकि सत्तात्मक व्यवस्था में जो केंद्र बिंदु है एक्टिविटी का, प्रोग्रेशन का, किसी भी सोसाइटी के लिए वो मेल पर्सन को माना जाएगा। मैन विल हैव द कंट्रोल एट ऑल टाइम्स और फाइनेंस एंड एजुकेशन। शिक्षा पर, घर के आर्थिक खर्च पर, समाज में होने वाली सभी व्यवस्थाओं पर मैन का कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ वुमेन विल बी विजिबल। इस प्रकार का ऑपरेशन ऑफ वुमेन विल बी विजिबल। नॉर्मली ये देखा जाता है कि महिलाओं को चुप कर दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है वुमेन विल नॉट बी अलाउड टू रेज अप टू लीडरशिप लेवल्स और मेक डिसीजंस। उन्हें इस प्रकार का कोई अधिकार या परमिशन नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ के लिए प्रतिनिधित्व कर सकें, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी में या किसी भी अवसर पर कहीं भी प्रतिनिधित्व कर सकें या किसी प्रकार का कोई निर्णय वो ले पाएँ। वुमेन आर आल्सो नॉट अलाउड टू डेमोस्ट्रेट इंडिपेंडेंस। उन्हें अपनी स्वतंत्रता शो करने की आज़ादी भी नहीं होगी। वुमेन विल नॉट बी अलाउड टू सजेस्ट चेंजेस टू एनी सोशल ऑर्डर। समाज की चल रही व्यवस्था में या क्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए महिलाओं के सुझाव को कोई मान्यता नहीं दी जाती, ना ही महिलाओं को सुझाव देने की अनुमति होती है। अब आता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रियार्की। ये तो हमने देखा कि क्या विशेषताएं हैं, किससे पता चलता है कि यहाँ पे सत्तात्मक व्यवस्था है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग वुमेन्स प्रोडक्शन। पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की। अगर हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में, तो पहले का समाज कैसा था? आदिवासी टाइप का समाज हुआ करता था, जहाँ पर मात्र सत्तात्मक टाइप की व्यवस्था थी, यानी मेल पर्सन को माना जाता था हर चीज़ में, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता था। जब हमारा जो समाज था वो आदिवासी था। लेकिन जैसे जैसे कृषि प्रधान हुआ, यानी कृषि आधारित समाज जो डेवलप हुआ, तो जो सत्ता थी वो
व्यक्तिगत होती चली गई, निजी संपत्ति की अवधारणा उभरती चली गई, यानी जो मेल पर्सन थे उनकी डोमिनेंसी बढ़ती गई और उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सत्ता का डेवलपमेंट करना, जैसे लैंड है, हाउस होल्ड है, इन सब चीज़ों की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि स्त्रियों की रिप्रोडक्शन पे भी उनका नियंत्रण बढ़ा कि भाई आज हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, सत्ता है, तो इसको संभालने के लिए कल को हमें कोई अपना वंशज चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो हमारे परिवार का सदस्य हो और वो इसे संभाल सके। तो स्त्रियों के रिप्रोडक्शन पर भी पुरुषों का नियंत्रण इसमें बढ़ गया। तो यहाँ पर वो स्त्रियों को भी पुरुष अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के समान समझने लगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन लेबर फोर्स। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि लेबर फोर्स पर भी पुरुषों की सत्ता का नियंत्रण हो गया कि स्त्रियां क्या काम करेंगी, क्या नहीं करेंगी, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात पर भी जो है पूर्ण रूप से पुरुष का नियंत्रण हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा गया कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए पुरुषों ने ये व्यवस्था बनाई कि वो घर का कार्य करें, बच्चों का पालन पोषण करें और परिवार को संभालें। बाहर कार्य करने की उनको आज़ादी नहीं दी गई। इसके बाद आता है पैटर्नलिज्म, पैतृकवाद। पैतृकवाद ये कहता है कि जो पहले के समाज में क्या था, पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा स्त्रियों पर, पहले स्त्रियों का वर्चस्व था, फिर पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा। तो पैतृकवाद वास्तव में जो स्थिति है वो पितृसत्तात्मा का एक सब पार्ट ही कहा जा सकता है इसको, जिसमें पिता का अपने परिवार के सभी सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। पैतृकवाद में एक जो फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली है, फादर है, उसका पूरा नियंत्रण अपने परिवार पर होता है, जिसके बदले वे अपने परिवार को आर्थिक सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। देन इसके बाद आता है कॉपरेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल पैट्रियार्कल सिस्टम, कि इस सिस्टम में महिलाओं का किस प्रकार से योगदान रहा। तो इस सिस्टम में अगर योगदान की बात करें तो महिलाओं के इस तरीके से डेवलपमेंट उस समय होने लगा कि वो जिस तरह से उन्हें पाला जाता था या जिस तरह से उन्हें परवरिश दी जाती थी, वो उसी हिसाब से अपने हर कार्य के लिए जो व्यवस्था थी उसको सहमति प्रदान करने लगी। पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए महिलाएं अपनी सहमति देती हैं और इस तरीके से कई सारी व्यवस्थाएं, कई सारी चीजें वो प्राप्त करती हैं। उनको अच्छा मान सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। जो महिलाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सपोर्ट करती हैं उनको रेस्पेक्टेड माना जाता है, समाज में उनकी इज्जत की जाती है, उनकी को अप्रिशिएट किया जाता है। और जो इसका वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं इसका विरोध करती हैं उनको पथभ्रष्ट करार दिया गया। तो एक तरीके से पैट्रियार्कल सिस्टम की में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद आता है कास्ट सिस्टम एंड पैट्रियार्की, इन दोनों का क्या रिलेशन है। पैट्रियार्की पितृसत्तात्मकता हमने समझा, कास्ट सिस्टम का इससे क्या संबंध है। अगर जाति की व्यवस्था की बात करें तो प्रारंभ में जब वैदिक काल की अगर बात करें तो उस समय इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, धर्म अलग अलग नहीं थे, जातियां इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वर्णों में समाज बटा हुआ था वर्ग के अकॉर्डिंग। लेकिन अब की जो बात करें, अभी क्या है कि ज़्यादातर अलग अलग धर्म है, उनमें सब में भी अलग अलग जातियाँ हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उनमें भी अलग अलग तरीके की व्यवस्था है। तो अगर हम इसमें देखें पैट्रियार्की से इसको जोड़ें तो इसमें देखा गया है कि उच्च जाति वाले जो है निम्न जाति वालों का के साथ जो है उत्पीड़न को वैधानिकता देते हैं, यानी प्राप्त है। इस पैट्रियार्कल सिस्टम में उच्च जाति वाले जाति की उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों पर को उत्पीड़ित करने में अपने आप को सिर्फ श्रेष्ठ समझते हैं। जाति व्यवस्था को बनाए रखने में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जहां जातियों के बीच की सीमा बनी रह जाती है, क्योंकि पितृसत्तात्मक जो नियम है वह यह सुनिश्चित करता है कि विवाह संबंध केवल सजातीय हों। इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं कि जो जिस जाति से बिलोंग करता है उसका जो विवाह संबंध है वो उसी जाति में कराया जाए। ऐसा ना हो कि कोई, जैसे आजकल तो बहुत इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रावधान हो गया है, लेकिन पहले की व्यवस्था क्या थी, उसमें यही कहा जाता था, खास तौर से उच्च जाति में तो ये कठोर रूप से पालन कराया जाता है, जिसके लिए विवाह से पूर्व और विवाह के बाद के लिए स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए गए कि उन्हें इन चीज़ों का पालन करना होगा। अब आता है बेनिवोलेंट पैटर्नलिज्म, बेनिवोलेंट परोपकार पैतृकवाद। परोपकार पैतृकवाद क्या कहता है? परोपकार पैतृकवाद ये कहता है, ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में आया था। पितृसत्ता और जाति के क्रम को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को
सहयोग लेने में परोपकारी पैतृकवाद का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके अंतर्गत आज्ञाकारी स्त्रियों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं, जबकि जो जैसे उन्हें सुरक्षा, सम्मान, अच्छा पूजा का, यहाँ तक कि पूजा तक करने का, यानी उनको अच्छे उच्च स्तर पर उन्हें बैठाया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त है। इसमें इसका ये प्रभाव भी हुआ कि कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया कि जो स्त्रियां जिनको विशिष्ट प्रकार से इस प्रकार से सम्मान मिलने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये समझने लगती हैं कि मेरे अंदर एक कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हो गई हैं जिसके चलते मैं चमत्कार तक भी कर सकती हूँ। तो इस प्रकार की भावना इस वाले परोपकारी पैतृकवाद के दौरान डेवलप हुई और ऐसी स्त्रियों को अवॉइड किया गया जिन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था का सहयोग नहीं किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इसको किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो सबसे पहले इसे बदलने के लिए एजुकेशन, शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए, यानी स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए। अगर स्त्रियां अपने कार्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होंगी तो उनके साथ शोषण का जो चला आ रहा है वो नहीं चलेगा। उन्हें भी हर प्रकार का मान सम्मान, अधिकार, डिसीजन लेने का, कोऑपरेट करने का, सुझाव देने का प्राप्त होना चाहिए। ये तभी संभव है जब वो वेल एजुकेटेड होंगी। नेक्स्ट है बाई स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का फैलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उनको उनके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उनका विकास किया जाए, चाहे वो स्किल के रूप में हो, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज किया जाए। एजुकेशन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है। लास्ट आता है बाय रिमूविंग जेंडर इनइक्वालिटी, और अगर लैंगिक असमानता को दूर कर दिया जाए तो ये